हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एंड वी आर बैक विद अनदर वीडियो। आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनका नाम है ऋषु और ऋषु मेरे साथ यहाँ पे पीएचडी करें डिपार्टमेंट ऑफ मेस यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर में। तो इस डिस्कशन में आज हम सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, जैसे कि अगर आप पीएचडी करना चाह रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए व्हाट एग्जैक्टली अ पीएचडी इज, और उस पीएचडी के लिए आपके अंदर क्या क्या एक एक्सपेक्टेशन होती है पीएचडी प्रोग्राम के लिए, वो क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए। और जब आप पीएचडी परस्यू कर रहे होते हैं तो आपकी जर्नी कैसी होती है, फिर साथ ही साथ जब आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं आपको कैसे अप्लाई करना होता है, स्कॉलरशिप के क्या चांसेस होते हैं, एक पीएचडी लाइफ कैसी होती है इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में, सारे पॉइंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं आज। तो आइए जर्नी को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम ऋषु। थैंक यू गौरव। एंड वी आर वेरी लकी टू हैव यू ओवर हियर। आज स्टूडेंट सारे क्वेश्चंस को, जो बहुत क्वेश्चंस आते रहते हैं हमारे पास कि हमें पीएचडी अप्लाई करनी है इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज में, तो हमें किन किन पॉइंट्स का ध्यान देना चाहिए, हमारे सुपरवाइजर कैसे हम चूज करें, तो इन सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम इन सारे क्वेश्चंस पे आए, एक आप ब्रीफ इंट्रो अपने बारे में अगर हमारे दर्शकों को बता दें तो इट विल बी वेरी इजी फॉर देम टू अंडरस्टैंड। हमारे दर्शकों को पता चलेगा कि आपका क्या रिसर्च बैकग्राउंड रहा है। तो आपने बीटेक कहाँ से अपना किया? आई स्टार्टेड माई बीटेक इन KIT यूनिवर्सिटी और फिर उसके बाद मैं ये भुवनेश्वर में है क्या? जी ये भुवनेश्वर में है और मैंने अपना बीटेक का स्पेशलाइजेशन सिविल इंजीनियरिंग था मेरा। ओके। फिर मैंने बीटेक में ही अपनी इनिशियल रिसर्च शुरू करी। हाँ, जैसा कि ये बहुत कम बच्चे होते हैं जो हमारे अंडर ग्रेड में भी रिसर्च करते नहीं है, और जो मैक्सिमम रिसर्च इंडिया में जो हमारी यूनिवर्सिटीज में होता है वो आप जब मास्टर्स लेवल पे जाते हैं तो मेरे ख्याल से उसमें अगर आप एमटेक कर रहे हैं तो एक साल आपका थ्योरी वर्क होता है, एक साल रिसर्च वर्क होती है, और अगर एमएससी कर रहे होते हैं उसमें कुछ डिसर्टेशन 6 महीने की शायद होती है। तो हमारे स्टूडेंट्स का एक्सपोजर अगर हम आपकी बात करें तो रिसर्च में वो मास्टर्स लेवल पे ही होता है, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पे ग्रेजुएशन अंडर ग्रेड्स लेवल पे बच्चे रिसर्च कर रहे हैं, जैसा कि ऋषु हमारे साथ ऋषु बता रहे हैं। और तो आपने अपनी रिसर्च जो अपने अंडर ग्रेड्स लेवल पे जो स्टार्ट करी वो किस लेवल पे ले गए आप? तो स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी फंडामेंटल लेवल, जो कि आप बैचलर्स डिग्री के कोर्स में बेसिकली पढ़ते हैं, वहाँ से आपको अपनी रिसर्च शुरू करनी चाहिए। और आपके जो आसपास के जो फैकल्टीज़ हैं या टीचिंग प्रोफेशनल्स हैं वो आपको उस चीज़ में गाइड कर सकते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे है आप उनको अप्रोच कर सकते हैं। एंड व्हाट दे विल डू इज दे विल गाइड यू इन अ वेरी स्पेसिफिक फील्ड, जो कि बहुत ही ज़्यादा छोटा हो सकता है शुरुआत करने के लिए, बट एट द एंड आपको उस चीज़ के अंदर एक डिटेल नॉलेज मिलेगी और जो कि आपको इंटरनेशनल पब्लिकेशंस में हेल्प कर सकता है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर एक स्टूडेंट इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में अपनी पीएचडी का अप्लाई कर रहा है तो क्या उसके पास पब्लिकेशन होना मैंडेटरी है? फॉर अ कोर्स वर्क प्रोग्राम नो, बट फॉर अ पीएचडी प्रोग्राम इट विल ऑलवेज हेल्प यू कि वो आपको एक स्कॉलरशिप, मतलब वो एक ऐड ऑन है आपके लिए, मैंडेटरी नहीं कह सकते लेकिन ये है कि प्लस पॉइंट है आपके एप्लीकेशन के लिए। तो अगर आपने अपने अंडर ग्रेड्स लेवल पे इंडिया में या मास्टर्स लेवल पे अगर आपने कोई भी रिसर्च जो करी है, अगर वो आपने पेपर पब्लिश किए किसी रेप्यूटेड जर्नल में, क्योंकि बहुत सारे फेक जर्नल्स भी हमारे पास होते हैं, पेड जर्नल्स होते हैं, उसकी बात नहीं कर रहे। अगर आप किसी रेप्यूटेड जर्नल में पब्लिश कर लेते हैं अपने उस काम को, तो जब आप अप्लाई करेंगे इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी तो आपको काफी बेनिफिट करेगी वो। एग्जैक्टली ठीक है। तो अब मान लीजिए किसी ने थोड़ी अपनी रिसर्च करी और अब वो पीएचडी करना चाह रहा है लेकिन उसे पता नहीं है पीएचडी के बारे में। हमारे बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं जिन्हें पीएचडी एग्जैक्टली होती क्या है उन्हें वो पता नहीं होता है। तो अगर आप हमें ब्रीफ में व्हाट एग्जैक्टली अ पीएचडी इज ऑल अबाउट अगर वो बता सके तो हमारे दर्शकों के लिए बहुत बेहतर होगा। तो पीएचडी अगर एक एकेडमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इट्स ऑल अबाउट डूइंग अ रिसर्च इन अ वेरी पर्टिकुलर टॉपिक, इन अ वेरी शार्प पॉइंटेड टॉपिक, जो कि आप शायद अपने बैचलर्स या मास्टर्स में पढ़े होंगे। उसके अंदर आपको एक बहुत इन डेप्थ नॉलेज क्रिएट करने का या फिर रिगेन करने का मौका मिलता है पीएचडी में। और अगर आप एज अ स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू इस चीज़ को देखते हैं तो आपको एक ओवरऑल एक्सपीरियंस मिलेगा जहाँ पे आप अपनी आइडिया को फ्लरिश कर सकते हैं। आप अपने माइंडसेट में जितने भी रिसोर्सेज हैं आप उसको यूज़ कर सकते हैं, पॉसिबल रिसोर्सेज के लिए अप्रोच कर सकते हैं और एक साइंटिफिक नॉलेज गेन करके इस दुनिया को एक नया अप्रोच दे सकते हैं किसी एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को सोचने का। दैट्स रियली इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट जो आपने बताया है कि एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड जो अप्रोच हम डेवलप करते हैं किसी पीएचडी में, जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और जैसे कि हम जब पीएचडी करते हैं तो उसमें रिसर्च करते हैं, और आपको पता होगा रिसर्च वर्ड आता ही है रिसर्च, जो ऑलरेडी सर्च किया जा चुका आपको दोबारा रिसर्च करना है, उसमें नए आयाम ढूंढने होते हैं। दैट्स ऑल अबाउट द पीएचडी। तो आपने बहुत ही बेहतर तरीके से हमारे स्टूडेंट्स को बताया। और अब ये बताइए कि मान लीजिए अब स्टूडेंट अप्लाई करने जा रहा है पीएचडी के लिए किसी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में, तो अब उसे ये कैसे पता चलेगा कि मैं
काबिल हूं या नहीं हूं कि मैं इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में पीएचडी अप्लाई कर सकता हूं? मतलब उसकी एक्सपेक्टेशंस अपने आप से एक अच्छी यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए क्या होनी चाहिए? आप जिस भी यूनिवर्सिटी में पीएचडी अप्लाई करने जा रहे हैं, पहले आपको उस यूनिवर्सिटी के उस पर्टिकुलर प्रोग्राम के बारे में इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए फ्रॉम देयर वेबसाइट। उस वेबसाइट में आपको अधिकतर सारे फंडामेंटल क्राइटेरियाज दिए जाएंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ फंडामेंटल क्राइटेरियाज, बिकॉज वो डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होते हैं आपके पीएचडी देने के लिए उसमें, बट दैट इज द मिनिमम फंडामेंटल क्राइटेरिया, ताकि आप उस यूनिवर्सिटी में एक एप्लीकेशन दे सकें। एंड आफ्टर दैट आपको अपना रिसर्च फील्ड उस पर्टिकुलर प्रोग्राम के थ्रू अप्लाई या फिर अलाइन करना पड़ता है। उसके बाद आपको हाँ, जैसे कि बहुत बार ऐसा होता है कि मैंने देखा है कि आपकी रिसर्च जिस फील्ड में है और आप जिस यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं वहां पे एग्जैक्टली उस रिसर्च टॉपिक पे काम नहीं हो रहा है, तो आपको अपनी रिसर्च एक्सपीरियंस से और जो वहां पे सुपरवाइजर जो प्रोफेसर काम कर रहे हैं उनके रिसर्च इंटरेस्ट को अलाइन करना पड़ता है। Exactly. ठीक है, एक पॉइंट तो ये हो गया। सेकंड पॉइंट क्या बताएंगे इसमें आप? सेकेंड पॉइंट आपको ये देखना है कि क्या आपके लिए या फिर आपके एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से अलाइंड कोई प्रोफेसर वहाँ पे है भी या नहीं। और अगर आपके वहाँ पे अलाइन करके एक प्रोफेसर है जो आपके पर्टिकुलर फील्ड में काम करता है, आप उसको अप्रोच कीजिए बिफोर अप्लाइंग टू दैट पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी। तो मतलब यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने से पहले आपको प्रोफेसर को कांटेक्ट करना है जी बिल्कुल, जो आपके रिसर्च फील्ड से काम कर रहा है। अब हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि जब हम किसी प्रोफेसर को मेल कर रहे होते हैं अपने रिसर्च इंटरेस्ट के लिए, तो हमें इन मेल्स में कौन से 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मेंशन करना होता है? जी, तो फर्स्ट एंड ऑल आपको अपने बारे में पहला पैराग्राफ, जो अगर 5 पैराग्राफ लिख रहे हैं आप, तो पहला पैराग्राफ होना चाहिए अबाउट योरसेल्फ, कि आपने अभी तक क्या किया। बिकॉज वो आदमी आपसे कोई रिलेशन में नहीं है, आप इसको कोई, यू आर ऑल ऑफ सडन यू आर कमिंग आउट ऑफ ब्लू, और आपको उसको ये पहला चीज बताना है कि आप क्या करते हैं। सेकंड, आपकी अभी तक की अचीवमेंट्स में फंडामेंटल अचीवमेंट्स क्या हैं जो कि उस रिसर्च एरिया को लेके है। थर्ड इज कि आपको वो फील्ड क्यों चूज करनी है, आपको क्यों उस फील्ड में काम करना है। फोर्थ इज टेल हिम अबाउट योर पब्लिकेशंस, अगर आपके पास पब्लिकेशंस है कि नहीं। एंड द फिफ्थ एंड द फोरमोस्ट थिंग, व्हाई यू हैव चूजन हिम एज अ सुपरवाइजर। ओके, सो मतलब ये उनको क्लैरिफाई करना है आपको कि आप उस काबिल हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस है। Exactly. और दूसरा, आपका इंटरेस्ट उनके साथ ही काम करने में क्यों है? क्योंकि हाँ, ऑब्वियसली उनके पास एक दिन में जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर होते हैं उनके पास 100 मेल्स आते हैं, पूरी वर्ल्ड से बच्चे मेल कर रहे होते हैं, तो आप स्टैंड अलोन कैसे करेंगे उन 100 मेल्स में से? तो वो आपके रिसर्च एक्सपीरियंस और वो आपने क्या ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट ढूंढा है जो उनके रिसर्च एक्सपीरियंस, उनके एक्सपर्टीज से और आपके रिसर्च इंटरेस्ट से अलाइन मैच करता है। ओके, तो हमने सुपरवाइजर को कांटेक्ट कर लिया, सुपरवाइजर ने मान लीजिए एक पॉजिटिव रिस्पांस दे दिया है कि हाँ ठीक है, आपका काम अच्छा है, आपको मैं सुपरवाइज करने के लिए तैयार हूँ। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आती है स्कॉलरशिप। तो ऑब्वियसली फॉरेन यूनिवर्सिटीज में पीएचडी करना बहुत महंगा होता है, वो अपने सेल्फ फंडेड तो बहुत कम ही लोग कर पाते हैं। तो अब बच्चे को कैसे पता चलेगा कि मुझे स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटीज कहाँ पे? एक तो जहां तक मुझे पता है कि आप जब सुपरवाइजर कांटेक्ट करते हैं तो सुपरवाइजर कई बार बता देते हैं कि ये अपॉर्चुनिटीज हैं, तुम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। एक तो यूके का मेजर इनटेक टाइम होता है, तो उसके लिए बेसिकली फंडिंग्स आपकी पिछले साल के दिसंबर से या फिर करंट ईयर के जनवरी तक खुल जाती हैं। अगर आप उस टाइम अपने किसी पोटेंशियल सुपरवाइजर या फिर टेंटेटिव सुपरवाइजर के कांटेक्ट में हैं, तो प्लीज़ उनसे एक बार कांटेक्ट कीजिए कि व्हाट आर द पॉसिबल अपॉर्चुनिटीज़ कि मुझे ये पॉसिबल स्कॉलरशिप मिल सकती है। एंड सेकेंड थिंग इज, एंड सेकेंड नॉट सेकेंड बट द मोस्ट क्रूशियल पार्ट ऑफ द प्रोसेस इज to make your supervisor write a supportive letter for you। उसको सपोर्टिंग लेटर ही यूनिवर्सिटी को ये बताएगा कि ये पोटेंशियल कैंडिडेट हो सकता है, वरना उनके अंदर मे बी देयर विल बी अराउंड 5 to 6 मोर अदर स्टूडेंट्स जो कि परस्यू कर रहे होंगे फंडिंग्स के लिए। इफ यू आर अ पोटेंशियल कैंडिडेट, देन ओनली योर पोटेंशियल सुपरवाइजर विल गिव यू अ फंडिंग, लाइक अ लेटर विच विल ग्रांट यू अ फंडिंग। तो मतलब हमें सुपरवाइजर से एक लेटर भी लेना पड़ेगा कि अगर हम यूनिवर्सिटी में किसी फंडिंग से, यूनिवर्सिटी में बहुत सारी फंडिंग अवेलेबल होती है, डॉक्टर होती हैं, डिपार्टमेंटल होती हैं, तो उन सब के लिए आपका सुपरवाइजर आपको रिकमेंड कर रहा है नहीं कर रहा है। Yes. तो अभी सुपरवाइजर ने आपको पीएचडी कराने के लिए तो हाँ किया है,
लेकिन क्या वो जो पैसे आपको पीएचडी के लिए चाहिए, क्या वो जो यूनिवर्सिटी देने वाली है, क्या वो उसके लिए हाँ कर रहा है, तो उसके लिए एक सपोर्टिव लेटर आपको मिल जाएगा, तो वो आपके लिए फायदेमंद है। तो ये तो हो गया कि अगर आप फंडिंग यूनिवर्सिटीज में आप ढूंढ रहे हैं, यूनिवर्सिटी बहुत सारी फंडिंग होती है, डिपार्टमेंटल फंडिंग होती है और डीन की फंडिंग्स होती हैं, अलग अलग लेवल की फंडिंग्स होती है, वो आपको यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर सारी मिल जाएंगी इन्फॉर्मेशन। जब आपको कोई भी फंडिंग आपने चूज करी है, आपको अपने प्रोफेसर से एक सपोर्टिव लेटर लेना है कि आप वो लेटर हमें दीजिए ताकि हम अप्लाई कर सके, ताकि फंडिंग बॉडी को पता हो कि सुपरवाइजर इंटरेस्टेड है इस स्टूडेंट को पीएचडी में सुपरवाइज करने के लिए। ठीक है, आपकी स्कॉलरशिप सॉर्टेड हो गई, अब आप यहाँ पे आ गए हैं। अब इन सारे प्रोसेस के बीच में अब आपको अप्लाई करना है अपनी पीएचडी के लिए, तो आप स्टूडेंट पोर्टल पे जाएंगे, वो अप्लाई करेंगे। इसके क्या प्रोसेस होते हैं एप्लीकेशन के? तो बेसिकली कुछ वेल डिजाइन प्रोसेसेस हैं, जैसे कि आपको अपना पर्सनल डिटेल्स डालना पड़ता है उसमें, आप एजुकेशन बैकग्राउंड डालना पड़ता है, बट ये सब एक ऑलरेडी वेल अलाइन प्रोसेस है। पर आपको जो मेन चीज़ का ध्यान रखना है वो रखना है आपको अपने ग्रेड्स पे। बैचलर्स के ग्रेड और मास्टर्स के ग्रेड इसमें बहुत ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करती है रैदर देन आपका अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, बिकॉज जो हाई रैंक यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, जो टॉप नॉच प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी होती हैं, उनका फंडामेंटल क्राइटेरिया ही आपका एकेडमिक्स पे होता है। सेकेंडली, आपको देखना पड़ेगा कि क्या आपका जो रिसर्च प्रपोजल है जो आप उस चीज़ मतलब या पीएचडी के लिए डाल रहे हैं, क्या वो आपका सुपरवाइजर के साथ अलाइन करता है कि नहीं। एंड द थर्ड थिंग इज योर एसओपी, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। एंड प्लीज इंश्योर कि आपके पास 2 ऐसे लोग हों जो आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन दे सकें। द फर्स्ट विल बी योर प्रीवियस सुपरवाइजर, जो कि आपने मास्टर्स या बैचलर्स में किसी के साथ काम किया होगा। And the second person will be, if you are doing a job or if you are in some other organizations, the second person should be one of the higher committee member, जो कि आपको एक लेटर ऑफ सपोर्ट दे सके उनके तरफ से कि yes we allow him or her to do a PhD program under your institution. ओके, वेरी नाइस। ऋषु, बीच में एक सवाल और मेरे जहन में आया जो कई बार बच्चों में डाउट्स भी रहता है कि जब आप अप्लाई कर रहे होते हैं तो उसमें कई बार आपको एक रिसर्च प्रपोजल भी देना होता है। Exactly. तो ये रिसर्च प्रपोजल क्या हमें सुपरवाइजर जिनके साथ हम पीएचडी करने वाले हैं उनसे हम डिस्कस करके प्लान करते हैं, या खुद से प्लान करके हम सबमिट कर देते हैं एप्लीकेशन में? तो बहुत बार ऐसा होता है रिसर्च प्रपोजल के लिए कि आपका शायद वो सुपरवाइजर आपकी मेल का रिस्पॉन्स ही ना करे, बिकॉज वो प्रोफेसर आपको बिल्कुल भी नहीं जानता है, एंड आउट ऑफ द ब्लू यू वांट टू डू पीएचडी विथ हिम। सो आपको एक ऑलरेडी उसके फील्ड से अलाइन करके आपको एक अपना फंडामेंटल रिसर्च प्रपोजल ड्रॉ करना पड़ता है, जिसमें कि उस पर्टिकुलर प्रोफेसर का इंटरेस्ट हो और आपका भी इंटरेस्ट अलाइन हो, क्योंकि ये रिसर्च प्रपोजल ही एक ऐसा की बनेगा जो आपको उस प्रोफेसर के साथ या फिर उस प्रोफेशनल कम्युनिटी के साथ आपका इंटरव्यू क्लियर करने में हेल्प करेगा, क्योंकि योर इंटरव्यू विल बी ऑल अबाउट दैट रिसर्च प्रपोजल। या एग्जैक्टली। तो ध्यान दीजिएगा, आप कोई रिसर्च प्रपोजल प्रिपेयर कर रहे हैं किसी एप्लीकेशन में, तो कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसा कि एक तो बहुत नॉवेल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो काम ऑलरेडी हो रखा है आप वही काम प्रपोज कर रहे हैं, तो कुछ नया होना चाहिए और उसके बारे में इन डेप्थ नॉलेज आपको होनी चाहिए। बिकॉज जब आपका इंटरव्यू होगा तो पैनल आपके रिसर्च प्रपोजल में बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि वाई यू आर प्रपोजिंग दीज टॉपिक्स, तो वो सारी जानकारी आपको होनी चाहिए और वो आपके पास है, तो आप अपना इंटरव्यू बहुत आराम से क्लियर कर लेंगे और आप यूनिवर्सिटी में दाखिला ले सकते हैं। ओके, ये सारे तो पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए। अब एक जो सजेशन आप क्या देना चाहेंगे जो अब स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं अपने फॉरेन यूनिवर्सिटी में, खासकर यूके की बात करें, जो यूके आना चाहते हैं और मास्टर्स करना चाहते हैं या पीएचडी करना चाहते हैं, तो सुपरवाइजर से लेके अपनी फंडिंग को लेके एक ओवरऑल जो आपको सजेशन देना चाहेंगे क्या होगा? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज कि पहले आप अपने आप को अंदर से डेडिकेट कर लीजिए कि मुझे पीएचडी करनी है, बिकॉज इट इज़ अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, 3 and 3.5 years लगते हैं और इट इज़ अ वेरी रिगरस प्रोसेस एज वेल। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत फ्रस्ट्रेटिंग इन्वायरमेंट भी क्रिएट हो सकता है अगर आप और आपके प्रोफेसर्स या सुपरवाइजर का टर्म्स एंड कंडीशन स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं हुए तो। सो प्लीज़ डू दैट, स्ट्रेट फॉरवर्ड कीजिए कंडीशंस को, व्हाट ही वांट्स, व्हाट यू वांट। एंड आफ्टर कमिंग टू यूके you have to keep in mind that it is not your home country. It will treat you better than your home country, but it is not your home country. So please stay away from any sort of conflicts, either at your personal level or at your professional level. इस चीज़ के conflict से आप दूर रहिए. And
yeah, living expenses is very high over here as compared to most of the countries across the world. तो आपको फाइनेंशियल इनसिक्योरिटीज या फिर फाइनेंशियल क्राइसिस का भी हो सकता है, कभी कभार आपको सामना कई बार करना होता है कि पड़ेगा। आप फुल्ली फंडेड भी होते हैं लेकिन कभी आपकी पेमेंट आने में डिले हो गई, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं बहुत मेंटल ब्रेकडाउन ला सकते हैं आपकी लाइफ में। तो आपको उन सारी चीजों के लिए मेंटली फिजिकली प्रिपेयर होना पड़ेगा, क्योंकि दिस नॉट अ ओवरनाइट जर्नी, इट्स अ लॉन्ग जर्नी, एज ऋषु मेंशन इट्स लाइक 3.5 years। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको प्रिपेयर करना है। और यार दैट्स वाज ऑल अबाउट। तो ऋषु ने काफ़ी हमें जानकारियाँ दी कैसे आप पीएचडी के लिए अप्लाई करना है, कैसे सुपरवाइजर से आपको रिक्वेस्ट भेजनी है, प्रपोजल कैसे लिखना है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस कैसे लिखना है, और स्कॉलरशिप के लिए कैसे अप्लाई करनी है, इन सारी चीज़ को हमने डिस्कस किया। और ऋषु थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल दिस डिटेल इन्फॉर्मेशन। एंड अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए कहीं से भी आपको फ़ायदेमंद होती है आपके पीएचडी एप्लीकेशन में, मास्टर्स एप्लीकेशन में, फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के लिए, तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। And one good news for you that now we'll be bringing more interviews of the professors in this university। हमारे वीडियोस जो आप लोगों ने इतना प्यार दिया, बहुत सारे प्रोफेसर्स ने हमारी वीडियोस देखे हैं, और वो इंटरनेशनल प्रोफेसर डिफरेंट कंट्रीज़ के हैं जो चाहते हैं हमारे साथ इंटरव्यू करना, ताकि वो सारे जो नए स्टूडेंट्स हैं जो पीएचडी करना चाहते हैं उनको एक बेहतर तरीके से एक इंटरनल पर्सपेक्टिव बता सके यूनिवर्सिटी का, प्रोफेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि वो क्या क्या एक्सपेक्ट करते हैं स्टूडेंट से। उन सारे पे हम डिस्कस करने वाले, नए वीडियोज़ लाने वाले हैं। तो ऐसे अपना प्यार बनाए रखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, और हम नए सारे वीडियोस आपके लाते रहेंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर एप्लीकेशन।